Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to talk about BGC 109 Block 1. Yes, PC बिल्कुल अब करेक्ट हो गई है। अब जो भी प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो गई है। अब मैं 109 और 110 की वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। तो आज से ये स्टार्ट है, ठीक है। हमारा सारा ब्लॉक 109 का कंप्लीट हो जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट की टेंशन थी क्योंकि यही वाला थोड़ा सा हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। Let's talk about the topic of this unit. So in this unit we have only three topics और मैं बता दूं कि इस वाले ब्लॉक वन में सिर्फ 3 यूनिट्स हैं। उसमें से भी यूनिट वन में आपके बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं एक्चुअली, बट ये तीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इन तीन से ही आते हैं। आपके ऑथर के बारे में ज्यादा कुछ आता नहीं है, वो दिया हुआ है पूरा भर भर के यूनिट वन में, बट वो उतना ज्यादा आते नहीं है। तो जो मेन था उसको बस हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो बैकग्राउंड टू द रोमांटिक मूवमेंट, ये हमारा टॉपिक है। देखो, अगर क्वेश्चन में आए कि आपका जो ओरिजिन कहाँ से हुआ रोमांटिक मूवमेंट का या रोमांटिसिज्म का, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। तो देखो, रोमांटिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था लेट 18th सेंचुरी इंग्लैंड में, एंड इट वाज मेनली अ रिएक्शन अगेंस्ट द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। इस चीज को याद रखना, जो कि मेनली स्ट्रेस करते थे रीजन, साइंस और ऑर्डर पे। तो ये जो रोमांटिक्स थे, यानी कि जो उस टाइम के ऑथर थे रोमांटिक रोमांटिक टाइम के, वो लोग क्या फील करते थे, बहुत ज्यादा उन्हें लग रहा था कि लॉजिक पे फोकस हो रहा है जो लाइफ बहुत डल बना दे रहा है, और ह्यूमन के इमोशंस को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जा रहा है। अब उस टाइम पे दो मेजर इवेंट हुए थे जिसने इस मूवमेंट को एक रास्ता दिया था, कह सकते हो, ठीक है। तो पहला था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो उसमें क्या था, फैक्ट्रीज, मशीन्स एंड cities grew rapidly, बहुत तेजी से ये सारी चीजें बढ़ रही थी, and though this brought progress it also created pollution, crowding और loss of connection with nature। इसीलिए तो ये रोमांटिसिज्म आया और नेचर पे ये लोग पोएट्री लिखने लगे। तो पीपल फेल्ट टायर्ड एंड अनइम्पोर्टेंट, पीपल को बहुत ही ज्यादा थका हुआ सा और ऐसा लग रहा था वो जरूरी नहीं है, एंड उन्हें लग रहा था कि वो सब एक मशीन बन चुके हैं। रोमांटिक्स वांटेड टू रिटर्न टू सिंपल नेचुरल लिविंग। नेक्स्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था, ये जो है, इट इंस्पायर्ड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और ब्रदरहुड। राइटर्स का ये मानना था कि फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट बाद में क्या हुआ, जब वायलेंस और डिक्टेटरशिप जो है वो होने लगा, बढ़ गया और ज़्यादा कह सकते हो, तो उन्हें उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील होने लगा। और इवन देन दे केप्ट देयर फेथ इन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द पावर ऑफ फीलिंग्स। डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म, ये चीज़ मुझे पहले देनी चाहिए थी कि पहले डेफिनेशन लिखो, फिर उसकी ओरिजिन बताओ, फिर उसके फीचर्स बताओ। बट देखो, आप इस सीरीज से भी चलोगे तो अच्छा रहेगा, चलेगा। बट अगर आप डेफिनेशन लिखो, उसके बाद उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो बताओ, उसके बाद फीचर क्या है वो बताओ, तो इस तरह से आपके आंसर ब्यूटीफुल लगेंगे, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज लगेंगे, ठीक है। रोमांटिसिज्म क्या होता है, तो रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो कि स्टार्ट हुआ था यूरोप में लेट 18th सेंचुरी एज अ क्रिएशन अगेंस्ट द एज ऑफ रीजन और इनलाइटनमेंट। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे देता है, इमोशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, लॉजिक और रीजन पे इसका बहुत कम ध्यान है। और रोमांटिसिज्म जो है वो सेलिब्रेट करता है नेचर के बारे में, मतलब रोमांटिसिज्म क्या, उस टाइम पे जो भी पोइट्री लिखी गई थी वो नेचर, ब्यूटी, पर्सनल फीलिंग्स, पास्ट, mysterious aspects of life, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। रोमांटिक राइटर्स बिलीव दैट कि जितने भी, मतलब हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग है, एक यूनिक है, अपने में ही एक यूनिक है, एंड शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड इमोशंस। मतलब उन्हें फ्री होना चाहिए कि वो अपने थॉट और इमोशंस जो है फ्रीली एक्सप्रेस करे। एंड it is best seen in the poetry of writers like Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley and Keats। तो ये सब कौन है, ये सब रोमांटिसिज्म के राइटर्स हैं, ठीक है। रोमांटिक एज के राइटर हैं। नाम देख लेना इनके, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, और ऐसे तो आप आगे पढ़ोगे तो आपको नेम तो याद करने ही है, तो उसमें से भी आप कुछ नेम लिख सकते हो, एग्जाम्पल जरूर देना राइटर्स के। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द रोमांटिसिज्म। तो पहला क्या था, साइलेंट फीचर में क्या आ जाता है कि जो राइटर्स थे वो इमोशन, इमेजिनेशन पे ज्यादा जोर डालते थे, ठीक है। रोमांटिक राइटर्स जो है उनका क्या मानना था कि जो डीप फीलिंग्स और क्रिएटिविटी होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लॉजिक से।
और वो जो है अपना लव, सैडनेस, जॉय, वंडर ये सब इनके वर्क्स में एक्सप्रेस करते थे। नेक्स्ट है लव ऑफ नेचर। तो किस टाइप की दूसरी पोएट्रीज होती थी? जिसमें नेचर दिखाई जाती थी। तो नेचर वॉज सीन एज प्योर एंड इंस्पायरिंग, और बहुत सारे जो पोएट्स थे वो माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, कंट्री साइड एज अ सोर्स ऑफ पीस एंड ब्यूटी डिस्क्राइब करते थे। इंटरेस्ट इन द पास्ट, फिर पास्ट के बारे में बातें होती थी उसमें। जैसे रोमांटिक्स वर फैसिनेटेड बाय हिस्ट्री, स्पेशली medieval times, old legends, folk stories. नेक्स्ट वन इज सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो उनका मानना था कि उनका रोमांटिक्स का मानना था कि हर एक इंसान जो है वो यूनिक और स्पेशल है। एवरीवन शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है। फैसिनेशन विद सुपर नेचुरल। तो रोमांटिक्स का जो वर्क था, उनका जो वर्क था वो भी मेनली घोस्ट, फेरीज, मिस्टीरियस इवेंट पे होता था। एंड दे लाइक दिस एक्सप्लोरिंग थिंग्स, जो कि एक्सप्लेन करना साइंस के थ्रू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, या फिर इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल हो। रिवोल्ट अगेंस्ट रूल्स। तो रोमांटिक्स जो है दे ब्रोक द ओल्ड रूल्स ऑफ पोएट्री एंड आर्ट, एंड दे रोट इन सिंपल लैंग्वेज टू रीच कॉमन पीपल। तो यूनिट वन हमारा वहां पे खत्म हो गया। यूनिट टू पे आ जाते हैं अब हम लोग। तो यूनिट टू में क्या है, इसमें भी बहुत ही कम टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा जॉर्ज क्रेप्स द विलेज बुक वन। इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज देखेंगे। So besties, now let's talk about the introduction and background. तो जॉर्ज क्रेब जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोएट थे। बहुत ही फेमस थे ये अपने रियल लाइफ राइटिंग के लिए, जो पुअर विलेजर्स पे लिखते थे। मतलब जो जॉर्ज क्रेब थे ना, वो पुअर विलेजर्स के लाइफ के बारे में, मतलब जो एक्चुअल प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं या किस तरह की जो एक्चुअल लाइफ है विलेजेस की, वो बताते थे। लाइक कुछ जो है ना पोएट्स, उनका मानना था कि वो सिर्फ ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो बहुत सुंदर जगह है विलेज, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत अच्छी जगह है, एक नेचुरल प्लेस है, नेचर से जुड़ा हुआ है, दीज काइंड्स ऑफ स्टफ। बट जॉर्ज क्रेब जो थे वो पुअर विलेजर्स की रियल लाइफ को पोर्ट्रे करते थे अपने पोएट्रीज में या फिर अपने वर्क में। एट दैट टाइम, उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे जो पोएट थे रोमांटिक्स के, वो कंट्री साइड के बारे में लिखते थे कि बहुत सुंदर, जैसे मैंने बताया, बहुत सुंदर है, पीसफुल जगह है, हैप्पी रहती है हमेशा। एंड दे ऑफन इग्नोर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पुअर पीपल। तो ये जो पुअर पीपल जो है फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, उसके बारे में जॉर्ज क्रेब लिखते थे। तो जो क्रेब है, ही वॉज डिफरेंट एंड ही बिलीव्ड इट वॉज इम्पॉर्टेंट, कि ज़रूरी है कि वो विलेज लाइफ की सच्चाई को दिखाएं, इवन कि वो कितना ही हार्श हो। एंड ये भी सोचते थे वो कि जो पोएट है उन्हें पोवर्टी को छुपाना नहीं चाहिए, डिजीजेस, सफरिंग, जो भी स्प्रिटी वर्ड जो है, वर्ड्स मतलब प्रिटी वर्ड्स मतलब क्या, कि जो भी राइटर है दूसरे, वो बहुत ही सुंदर सुंदर वर्ड यूज करते हैं, प्रिटी प्रिटी वर्ड्स यूज करते हैं पोइट्री को बताने के लिए। तो उसके पीछे छुपा जो सफरिंग है लोगों का, उसे भी उन्हें बताना चाहिए, उसे उन्हें कंसील यानी हाइड नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो हिज पोम द विलेज वॉज पब्लिश इन 1783, एंड ये जो थी ओलिवर गोल्डस्मिथ पोएम द डिजर्टेड विलेज की रिप्लाई थी, जहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि कंट्री साइड इन अ, मतलब कंट्री साइड यानी कि जो विलेज एरिया है उसे सैड वे में बता रहे हैं, बट स्टिल ये एक आइडियलाइज्ड और जेंटल वे है। क्रेव जो है ये फील करते हैं कि जो गोल्ड स्मिथ है, इन्होंने मतलब कितना हार्ड और पेनफुल लाइफ होते हैं विलेजर्स के, उसे नहीं दिखाया, या हो सकते हैं या होते हैं विलेजर्स के लाइफ, उसे नहीं दिखाया। ठीक है। ओके, तो द विलेज हैज़ टू बुक्स। तो ये जो बुक है इसमें दो बुक है, मतलब ये जो स्टोरी है, ये जो वर्क है, इसके दो बुक्स हैं, पार्ट वाइज में डिवाइडेड। और बुक वन में जो है यहाँ पे दूसरे पोएट को क्रिटिसाइज किया गया है। बुक टू आपको पढ़ना नहीं है तो उसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो बुक वन जो है वो पोएट्स को क्रिटिसाइज करती है कि वो गलत चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं, रोमांटिक पिक्चर्स बता रहे हैं कंट्री साइड की, बल्कि उसने उनकी मतलब उनकी क्या, विलेजर्स की एक रियल लाइफ दिखानी चाहिए, रियलिस्टिक डिटेल्स देनी चाहिए, जो कि पॉवर्टी, मिस्ट्री, स्ट्रगल, ये सारी चीजें हैं। क्रेव की जो वर्क थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट थी? बिकॉज इट ब्रॉट रियलिज्म इनटू इंग्लिश पोएट्री एंड मेड पीपल थिंक अबाउट द कंडीशंस ऑफ द रूरल पीपल। आई होप ये क्लियर है।
अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, देखो इस पोइट्री के एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सेक्शन 1 में अगर देखें तो इट इज इन्वेक्टिव्स ऑन पोएटिक इमेजिनेशन। तो जो क्रैब है वो दूसरे पेस्टोरल पोएट्री की हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है ऐसे कि जो विलेज लाइफ पे पोएट्री होती है उसको पेस्टोरल पोएट्री बोलते हैं, ठीक है। एलिजी क्या होती है इसमें, अगर पेस्टोरल एलिजी आ जाए तो विलेज लाइफ है, और एलिजियन की जो दुखी सॉन्ग हो और विलेज एरिया हो उसमें, तो दोनों का जो मिक्सचर होता है वो पेस्टोरल एलिजी होता है, ठीक है। तो क्रेव जो है यहाँ पे पेस्टोरल पोएट्री जो है उस पर अटैक करते हैं, जो गलत चीजें बताई जा रही है उनके अकॉर्डिंग कि जो विलेज है उसके चार्मिंग एरिया, पीसफुल एरिया ऐसा प्रिटेंड करके उसको बताया जा रहा है, बट उसकी जो बैड साइड है विलेज की, जो सफरिंग साइड है, जो जो वो लोग फेस कर रहे हैं विलेजर्स, उसे नहीं बताते। और फिर जो है क्रेव कहते हैं कि गोल्ड स्मिथ और इवन वर्जिल जो है इन सब जैसे जो राइटर है वो कभी भी पीजेंट्स के जो पेन है उसको कभी नहीं समझ पाएंगे। विलेजर्स वर्क हार्ड ऑल डे, विलेजर्स जो है पूरे दिन बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं होता कि वो गाना गाएं, पोएट्री सिंग करें। मतलब क्या होता है कि ये लोग जो है अपने आप को एज अ शेफर्ड वगैरह दिखाते हैं, एज अ विलेजर्स की तरह खुद को दिखाते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि विलेजर्स जो होते हैं वो पूरे दिन काम नहीं करते, मतलब पूरे दिन काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो गाना गाएं, पोइट्रीज लिखें। रोमांटिक पोइट्री जो है ये हाइड करती है रियल सफरिंग को विलेजर्स के, जो दूसरे पोएट्स हैं उनकी प्रिटी प्रिटी वर्ड्स में, क्योंकि पोएट्स जो है बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं विलेजर्स के लिए, विलेज के लिए। तो क्रेप्स बिलीव्स पोएट्री शुड टेल द ट्रूथ इवन इफ इट इज अगली, यानी कि सच कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही अगली क्यों ना हो, उन्हें सच बताना चाहिए अपनी पोएट्रीज में। ये क्रेप का मानना है, और वो चाहते हैं कि दूसरे पोएट्स भी ये चीज करें, मतलब ट्रूथ बताएं। सेक्शन 2 क्या होता है, लैंडस्केप और टोपोग्राफी है। तो क्रेप्स जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं हार्श और बैरन लैंड, जिसमें कुछ भी ब्यूटीफुल पैस्चर्स जैसे नहीं होते दूसरे पोएम्स की, जो सॉइल है वो पुअर होता है, ये वीड्स और थॉर्न से कवर्ड होते हैं दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, विलेजर्स जो है वो मिस्ट्री, सस्पिशन और क्राइम में रहते हैं, इंस्टीड ऑफ जॉयफुल पास टाइम्स पीपल जो है अभी स्मगलिंग, थेफ्ट, इलीगल ट्रेड में उसका हिस्सा बन रहे हैं, और फिशिंग वंस अ सिंपल जॉब अब ये एक ग्रीडी और सैवेज जॉब बन चुका है। क्रेब जो है ये कहते हैं कि जो फॉल्स पोइट्री है इट कैन नॉट हेल्प द विलेजर्स और इम्प्रूव देयर लाइव्स, तो इसीलिए उन्हें सच वे से मतलब सच दिखाना चाहिए अपनी पोइट्री में। सेक्शन 3 में आते हैं तो विलेजर्स इनमेट। देखो क्रैब जो है अब यहाँ पे डिटेल स्टोरी बताते हैं विलेजर्स की सफरिंग के बारे में। जो ओल्ड लेबरर है वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरी उनकी लाइफ हार्ड वर्क करते हैं वो, बट स्टिल बट इज नाउ कॉल्ड लेजी, बट अब वो लेजी कहला रहे हैं, अभी भी उनको लेजी कहा जा रहा है। फैमिलीज जो है वो टूट रही हैं पोवर्टी की वजह से, सिक पुअर चीटेड बाय क्वैक डॉक्टर्स, मतलब जो पुअर सिक लोग हैं उन्हें डॉक्टर जो है वो चीट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा रुपए निकाल ले रहे हैं कुछ भी बताकर प्रॉब्लम। ही शोज दैट डेथ इज द ओनली escape फ्रॉम मिsery। उनका मानना ये हो गया है कि जो डेथ है अब वो सिर्फ एक इकलौता रास्ता है जिससे वो अपनी मिसरी से कौन विलेजर्स बच सकते हैं, भाग सकते हैं। इवन इन डेथ देयर इज नो रिस्पेक्ट and the priest doesn't come to bury the body on time, showing complete neglect। यानी कि इवन डेथ के बाद भी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होता उनके डेड बॉडी को। प्रिस्ट जो है वो भी बहुत लेट से आते हैं, टाइम पे नहीं आते, जो बॉडी है उसे बुरी करने के लिए, दफनाने के लिए पूरी तरह से वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज देखते हैं इसकी क्या है, तो देखो प्रेज, ये प्रेज करता है क्राइटिक्स एडमायर क्रेज फॉर बीइंग ऑनेस्ट और रियलिस्टिक, ये लाए झूठ नहीं बोलते पॉवर्टी के बारे में, ये रीडर्स को प्रेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, सम थॉट हिज पोएट्री वॉज टू ग्लूमी एंड डिप्रेसिंग। कुछ लोगों का, कुछ क्राइटिक्स का ये मानना है कि इनकी जो पोएट्री है क्रैप की वो बहुत ही ग्लूमी और डिप्रेसिंग सी है। लेगेसी की बात करें तो आज जो है टुडे इज रिस्पेक्टेड, आज का मतलब क्या है, आज के टाइम में नाउ अडेज ही इज रिस्पेक्टेड फॉर एक्सपोजिंग द ट्रूथ ऑफ रूरल लाइफ which most poets ignored, and his works is seen as a critic of romanticism, reminding us that सब कुछ कंट्री साइड में ब्यूटीफुल नहीं होता। उस कंट्री साइड की अगर बात करें तो ठीक है, दो साइड है उसके, बल्कि हर एक चीज का दो साइड होता है, सिर्फ कंट्री साइड यानी कि सिर्फ विलेज का ही दो साइड नहीं है, हर एक चीज का एक ब्यूटीफुल और एक अगली साइड होता है। और जब आप दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट करते हो तब रियल में आप उस पर्टिकुलर, जैसे कि जो विलेज एरिया बता रहे हैं, उससे आप
प्यार करते हो, विलेज से आप पसंद करते हो, विलेज को आप पसंद करते हो। जब आप दोनों साइड दिखाओ, दोनों साइड को एक्सेप्ट करो, तब। अब हमारा यूनिट 3 आ जाता है। यूनिट 3 में क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस, लैम, द टाइगर, चिमनी। लैम की बात करें तो ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की है, टाइगर की बात करें तो ये एक्सपीरियंस की, और चिमनी स्वीपर इनोसेंस और एक्सपीरियंस दोनों में आ जाती है। अब ये क्या है, तो ये सॉन्ग ऑफ करेक्शन है इनोसेंस और एक्सपीरियंस का। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। विलियम ब्लेक जो है ये भी एक रोमांटिक पोएट है, ठीक है। तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड यूनिक रोमांटिक पोएट्स ऑफ ब्रिटेन 18th एंड 19th सेंचुरी। ये ना ही कि केवल पोएट थे, ये जो है एनग्रेवर, पेंटर, म्यूजिशियन और मिस्टिक भी थे। ब्लेक जो है अपने इमेजिनेशन को ओरिजिनलिटी के साथ, यानी कि जो ओरिजिनल चीजें हैं और इमेजिनेशन है, उन दोनों को मिक्स कर देते थे और एक पोएट्री क्रिएट करते थे। एंड इट वाज often accompanied by beautiful and detailed artwork. Even though मतलब विलियम ब्लेक में जो ना इमेजरी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी इनकी पोइट्रीज में। देखो ये पोएटिक डिवाइसेस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हो विलियम ब्लेक की पोइट्रीज में, आपको इमेजरी देखने को ज्यादा मिलती है। Even though he was mystic, Blake cared deeply about social problems. जो ब्लेक है वो मिस्टेक है, लेकिन फिर भी वो सोशल प्रॉब्लम को के बारे में डीपली केयर करते हैं, उसके बारे में डीपली बात करते हैं अपनी पोइट्रीज में। एंड इन्होंने जो है पोइट्री लिखी है जिसमें सिंपैथी दिखाई गई है पुअर के लिए और इनजस्टिस को क्रिटिसाइज किया गया है। बिकॉज ही हैड सो मेनी टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट, ही इज कॉल्ड अ वेरिटेबल polymath. He even composed music for his poems and sang them as songs. ब्लेक जो है, इनका जो बर्थ की अगर बात करें तो इनका बर्थ 1757 में हुआ था। 28 नवंबर याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, अगर याद हो गई तो ठीक है, अगर नहीं याद होगी तो एटलीस्ट ईयर याद कर लेना, और अगर ईयर भी याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, जगह याद कर लेना, लंदन है, ठीक है। तो इन मिडिल क्लास फैमिली से थे वो, सोहो में, लंदन। देखो लंदन में डायरेक्ट लिख लेना, सोहो भी याद करने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वेयर ही बिलीव्ड हिज एंटायर लाइफ, सॉरी बिलीव नहीं, लिव्ड, जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ रहा, लंदन में, ठीक है। इन 1772 he became an apprentice to the famous engraver James Bessar. During this time इन्होंने इनका एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ मिडिवल आर्ट और हिस्ट्री को लेकर, जो कि इनके स्टाइल को, पोइट्री के स्टाइल को इन्फ्लुएंस किया, और जो आप इनके पोइट्रीज में देख भी सकते हो। ही क्रिएटेड मेनी रिमार्केबल वर्क्स दैट कंबाइंड पोएट्री, आर्ट एंड फिलोसफी। तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो विलियम ब्लेक जो है फर्स्ट पब्लिश, पहले इन्होंने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पब्लिश किया 1789 में, ये याद रखना। एंड प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग द बुक हिमसेल्फ, खुद से इन्होंने सब कुछ प्रिंट किया, इलस्ट्रेट वगैरह सब कुछ किया। 1794 में इन्होंने और भी पोएम्स ऐड किए न्यू कलेक्शन की तरह, जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, शोइंग द टू कंट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल, यानी कि कह सकते हो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फॉर ब्लेक, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस वर टू स्टेट्स ऑफ ह्यूमन कॉन्सियसनेस। इनोसेंस जो है प्योरिटी और चाइल्डहुड और सिंप्लिसिटी दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो ये विजडम गेन थ्रू सफरिंग, जो सफरिंग के साथ हमें विजडम मिलती है, नॉलेज मिलती है, वो एक्सपीरियंस होता है। नीदर स्टेट इज कंप्लीट अलोन बट टुगेदर शो द होल ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कि अलग अलग अगर इनको देखो तो ये आधे हैं, बट अगर साथ में देखो तो ये पूरे हो जाते हैं। तो द पोम्स आर कॉल्ड सॉन्ग्स। देखो हम लोग जो पढ़ने वाले ना, द लैम, द टाइगर, तो ये जो चीज है, आप देखोगे कि जो लैम है वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की है, बट वो पोएट्री टाइगर वाली पोएट्री में जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की है, एक तरह से वो उसमें कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये आप लोग आगे पढ़ते हैं। अलाउड समटाइम्स पुटिंग देम टू म्यूजिक इन 18th सेंचुरी, म्यूजिक एंड सिंगिंग वर पॉपुलर। इस टाइम पे जो म्यूजिक था, वो सिंगिंग था, वो सब बहुत पॉपुलर हो गया था। एंड अक्रॉस ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम ओपेराज फॉर द रिच टू स्ट्रीट बैलेड्स फॉर द पुअर। दो द पोएम्स लुक सिंपल, देखो इनके जो पोएम है ना, पोएट्री तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, बिल्कुल चाइल्ड बच्चों की जैसी है, बच्चों की राइम जैसी है, उसके रिदम में है। एंड दे डील विद सीरियस टॉपिक्स लाइक पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, रिलीजियस hypocrisy and social injustice. Blake used everyday images of children. Blake जो है मतलब बच्चों के जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, कॉमन या पुअर, उन सबकी लाइफ को दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम एग्जागरेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, एकदम अलग चीज है, एकदम इमेजिनेशन है बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। इमेजिनेशन होती है इसमें, बट रियल चीजों से भी वो रिलेट करते हैं। एनिमल्स के बारे में लिखते हैं, नेचर के बारे में लिखते हैं, फ्लावर्स के बारे में लिखते हैं। एंड इन सब के थ्रू, अपने पोइट्री के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो डिलीवर करते हैं सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के फेल
वर्क के बारे में। अब देखो हमारी पहली पोइट्री है द लैम्ब। तो लैम्ब जो है वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की मैं बहुत पहले से बोलते आ रही हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये जो पोएम है ये जेंटल हिम स्पोकन बाय द चाइल्ड। मैं बता दूं कि जो भी पोइट्री है आपको उसको डिटेल में एकदम पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके आरटीसी नहीं आएंगे तो आप समरी भी पढ़ लोगे ना, उसके बाद उसके थीम्स पढ़ रहे हो, पोएटिक डिवाइसेस पढ़ रहे हो, और क्या चाहिए और कितना इलेबोरेट करोगे, है ना? तो इतना काफी है। तो द पोम इज अ जेंटल, और समरी देखने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि समरी के बारे में अब आपको पोएट्री के बारे में पता है कि उसमें बताया क्या गया था, राइट? ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो ये जो पोएट्री है ये एक जेंटल हिम है जो कि एक बच्चे ने बोली है। तो ये जो बच्चा है वो क्वेश्चन पूछता है लैम से कि तुम्हें किसने बनाया है, हु मेड यू। और फिर आंसर आता है कि तुम्हें गॉड ने बनाया है, यानी कि बच्चा खुद ही आंसर कर रहा है। खुद क्वेश्चन पूछा उसने और खुद ही आंसर कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स लैम तो बोलेगा नहीं। लैम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है एज अ सॉफ्ट टेंडर और इनोसेंट चीज के जैसा, या फिर आप कह सकते हो एनिमल के जैसा। एनिमल है वो। ब्लेक यूजेस द लैम्प एज अ सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लेक ने लैम्प को एज अ सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट यूज किया है, जिसे लैम्प ऑफ गॉड कहा गया है बार बार इस पोइट्री में। दिस shows the connection between the divine creation। तो ये डिवाइन क्रिएशन और इनोसेंस के बीच का कनेक्शन बता रहे हैं। द पोएम है वो जो द लैम्प, ये गॉड की काइंडनेस और लव को प्रेज कर रही है, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, विथ soft sounds and a peaceful tone. It celebrates the beauty and purity of life। आप इस पोइट्री को पढ़ सकते हो, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी पोइट्री है। इसके थीम की बात करें तो इनोसेंस और पोइट्री बताई गई है, गॉड्स लव केयर बताया गया, कनेक्शन बिटवीन क्रिएटर और क्रिएशन बताई गई है। टाइगर, इसकी स्पेलिंग गलत नहीं है बल्कि उन्होंने ऐसा ही लिखा था, ठीक है? टाइगर की स्पेलिंग यही है, तो मत समझ लेना कि गलत है ये स्पेलिंग। उनकी पोइट्री में ही द टाइगर ऐसी स्पेलिंग है। कलेक्शन, इसकी कलेक्शन की बात करें तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से ये कलेक्शन, इसकी कलेक्शन में आती है ये। जो टाइगर है, अब ये पोइट्री देखते हैं। तो टाइगर जो है वो ब्लेक के सॉन्ग में, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में अपीयर होता है एंड कॉन्ट्रास्ट विद द लैम्ब फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, जैसा कि मैंने बताया था। वाइल जो लैम्ब है ये रिप्रेजेंट करती है जेंटलनेस और प्योरिटी को, जो टाइगर है वो सिंबलाइज करते हैं पावर, डेंजर एंड मिस्ट्री को। जो ब्लेक है वो एक सेंट्रल क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, दैट इज डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी। तो आप देख रहे हैं एक कनेक्शन जो है क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे द लैम्प फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से और के बीच और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के बीच। क्लियर है? सजेस्टिंग दैट द सेम डिवाइन क्रिएटर मेड बोथ इनोसेंस एंड टेरर। मतलब क्या जिसने इनोसेंट से लैम्प को बनाया, क्या उसने ही इस भयानक से टाइगर को बनाया है, इस टेरिबल टाइगर को बनाया है? हाँ, ये टाइगर बहुत अच्छा है, बट क्या ये गॉड ही है, एक ही गॉड ने बनाया इसे? क्या दोनों के क्रिएटर एक ही है? इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए हैं। द पोम इज फिल्ड विथ फीरी aggressive images, जैसे burning bright, fearful symmetry, dread hand, emphasizing the tiger's strength and fierce nature। ब्लेक ने जो है इस टाइगर के क्रिएशन को कंपेयर किया है टू एन एक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल और डिवाइन क्राफ्ट्समैनशिप यूजिंग इमेजरी लाइक हैमर, furnace and anvil, and these also symbolize the rise of industrialization in Blake's time। और ब्लेक जो है टाइगर को मिथोलॉजिकल फिगर जो कि प्रोमेथस जो है उससे और वल्कन, इन दोनों से कंपेयर करता है, कनेक्ट करता है, सजेस्टिंग रिबेलियन एंड डिवाइन फायर। फर्स्ट फाइनल स्टैंजा में क्या होता है, जो ब्लेक है वो कुड replaces good with dare and changing the tone to one of the challenge and courage। जो पोएम है ये मिस्ट्री में कंप्लीट हो जाती है, मिस्ट्री के साथ कंप्लीट होती है, एंड शोइंग दैट क्रिएशन जो है वो इट इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, यानी कि सब चीजों से मिलकर बनी होती है, लाइट, डार्कनेस, इनोसेंस, एक्सपीरियंस, सब चीजों को मिलकर बनती है ये क्रिएशन। थीम की बात करें द पावर और डेंजर ऑफ नेचर, मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन। क्योंकि देखो जो अच्छी चीज बना रहा है वही ऐसी डरावनी चीज बना रहा है, ये एक तरह से एक मिस्ट्री हो गई ना। ड्युअलिटी ऑफ गुड एंड इविल, दोनों में एक ही चीज आती है, मतलब कैसे बना सकता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना ये इसमें पूछा गया है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द चिमनी स्वीपर इन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस वाले पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पोएम है ये एक छोटे बच्चे ने नरेट की है, इसके जो फादर है उसे बहुत छोटे में चिमनी स्वीपर की तरह उसको बेच देते हैं। उसके बाद उसकी जो मदर जो है पहले उनका डेथ हो जाता है, फिर उसके फादर जो है उस बच्चे को सोल्ड कर देते हैं, सेल कर देते हैं एज अ चिमनी स्वीपर।
The child describes how, though very small, he was forced to clean chimneys. तो चाइल्ड जो यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से वो बहुत छोटे से इस चिमनी को साफ करने के लिए उसको फोर्स किया गया है। एंड ही कम्फर्ट्स हिज फ्रेंड टॉम डाकरे। फिर एक टॉम डाकरे, एक नया लड़का आता है, वो बहुत रो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो हेयर है उसको शेव कर दिया जाता है, बिल्कुल एक लैम के हेयर के जैसे। और फिर जो है ये यंग नैरेटर उसको कंफर्ट करता है किसे, अपने फ्रेंड टॉम डाकरे को। एंड दिस इमेज शोज इनोसेंस टेकन अवे की इनोसेंस इन छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, चाइल्ड लेबर दिखाया जा रहा है यहाँ पे, वो उनसे छीन लिया गया। क्या? उनका इनोसेंस। तो जो टॉम है वो ड्रीम करता है थाउजेंड ऑफ स्वीट चिल्ड्रन लॉक्ड इन अ ब्लैक कॉफिन। अब जो टॉम है, टॉम डाकरे, उसको एक ड्रीम आता है। तो बहुत सारे जो चिमनी स्वीपर होते हैं वो अपने सपने में देखते हैं उन्हें कि वो लोग ब्लैक कॉफिन यानी चिमनी में बंद है, और एक एंजल, बहुत ही सुंदर सी एंजल जो है अपीयर होती है, उन सबको एक फ्री कर देती है, फ्रीडम दे देती है। एंड उन सबको एक ग्रीन ब्राइट, मतलब ब्राइट ग्रीन प्लेन की तरफ ले जाती है, जहाँ पे वो लोग अपने फेस को, हैंड को, मतलब सब कुछ अच्छे से अपना हैंड वॉश, फेस वॉश, ये सब करते हैं। फिर हैप्पीली बहुत प्ले करते हैं, गेम करते हैं। एंजल उन्हें कहती है कि टॉम को, दैट अगर तुम अच्छे से रहोगे, गुड बनकर रहोगे, गुड बॉय बन के रहोगे, तो गॉड विल केयर फॉर यू। फिर उसका नींद टूट जाता है। मॉर्निंग में टॉम उठता है और अपने काम पे लग जाता है, बट इस बार वो होपफुल फील कर रहा था। ये बिलीव कर रहा था, क्या बिलीव कर रहा था? दैट फेथ एंड गुड बिहेवियर विल प्रोटेक्ट देम। ठीक है। आइडियाज की, आइडियाज क्या है यहाँ पे? बच्चों को इनोसेंस, बच्चों की इनोसेंस दिखाई गई है, रिलीजन पे ट्रस्ट दिखाया गया है। इसमें सजेस्ट किया गया है कि रिलीजन जो है वो कंफर्ट ऑफर करती है बट में हाइड रियल सफरिंग, uses dreams to imagine freedom from pain। अब एक्सपीरियंस में देखेंगे, द चिमनी स्वीपर को अब एक्सपीरियंस में देखने वाले। तो ये जो पोयम है ये बहुत ही डार्कर है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ पे जो बच्चा है ये कहता है लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो। ये शो करता है दैट कि किस तरह से हाउ शूट हैज स्टेन्ड हिज बॉडी एंड डिस्ट्रॉयड हिज इनोसेंस। व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज पेरेंट्स, जब उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है, देन ये कहता है कि वो, they they have gone to they have gone to church to pray, and he explains that while he played happily before, his parents decided to make him work, and believing कि इस चीज से उस बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा। अब ये यहाँ पे सिंग करता है नोट ऑफ वू, सॉन्ग ऑफ सॉरो। द चाइल्ड क्लियरली अंडरस्टैंड्स दैट रिलीजन और सोसाइटी जो है उस बच्चे की सफरिंग को इग्नोर कर देगी, और लास्ट लाइन में ये एक्यूज करता है चर्च को, प्रीस्ट को और किंग को, टू क्रिएटिंग अ फॉल्स हेवन बिल्ट ऑन द मिसरी ऑफ पुअर चिल्ड्रन। यानी कि एक हेवन बन गया है वो सोसाइटी, लेकिन एक छोटे छोटे बच्चों के दुख से बना हुआ वो हेवन है। की आइडियाज इसमें क्या है? इसमें इनोसेंस का लॉस दिखाया गया है, बिटर अवेयरनेस दिखाई गई है, इनजस्टिस के बारे में, मतलब उतने छोटे बच्चे को इनजस्टिस के बारे में पता चल गया है, जहाँ पे उनकी खेलने कूदने की इन सब चीजों की एज होती है। क्रिटिसाइजेस ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एंड सोसाइटी फॉर allowing child exploitation, reveals anger and disillusionment। So besties, this is the end of the session, and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel, and yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel where you will keep updated with the notices of IGNOU. Now we will meet in our next session. So before that, I just want to know कि आप लोगों का BGC 108 का एग्जाम कैसा गया? क्या वो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे वो हेल्पफुल थे या नहीं थे, ये सब आपको बताना होगा, क्योंकि उससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हेल्पफुल हो रहे हैं, और उस तरह से मैं अकॉर्डिंगली और भी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट है, एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।